एक समय की बात है। एक गांव में रामलाल नाम का व्यक्ति अपने बेटे सुमित और बेटी सीता के साथ रहता था। रामलाल के पास एक छोटा सा खेत था जहां वो खेती करके अपनी जिंदगी का गुजारा करता था। लेकिन रामलाल को हमेशा अपनी बेटी सीता की शादी की चिंता सताती थी। एक दिन वो अपने बच्चों को बुलाकर कहता है, बेटा सुमित, मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंपता हूँ। तुम्हें अब बहन सीता की शादी करवानी है, क्योंकि इस जमाने में शादी के लिए बहुत सारा दहेज मांगते हैं जो कि हमारे पास नहीं है। तुम्हें मेहनत करके अपनी बहन के लिए सारा जहेज जमा करना है और फिर उसकी अच्छी जगह शादी करवा देनी है। दादी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आपकी तबीयत ठीक तो है ना? नहीं बेटी, मेरी उम्र हो गई है, अब ये मेरा अंतिम समय है। मैंने तुम्हारी परवरिश बहुत अच्छे से की है, लेकिन गरीबी के कारण तुम्हारी शादी नहीं करवा सका। इसलिए अब ये जिम्मेदारी मैं तुम्हारे भाई सुमित को देता हूँ कि वो तुम्हारी शादी करवाए। ये कहते ही रामलाल की मृत्यु हो जाती है और दोनों बेटे और बेटी बहुत ही गमगीन हो जाते हैं। अगले ही दिन से सुमित अपने पिताजी के खेतों पर काम करने के लिए अकेले ही जाता है और वो वहाँ मेहनत और लगन से काम करता है। शाम होते ही जब सुमित अपने घर की ओर लौट जाता है, कुछ देर बाद वो अपने घर पहुँच जाता है। सुमित अपने कमरे में खाना खाने के लिए बैठता है, तभी वहाँ सीता आ जाती है। ये लीजिए भैया, एक रोटी और खा लीजिए। नहीं बहन, बस अब मेरा मन नहीं है। क्या बात है भैया, कई दिन से देख रहा हूँ आप ठीक से खाना नहीं खा रहे हैं। बहन, तेरी उम्र शादी के लायक हो गई है, तू 23 बरस की हो चुकी है। ऐसे में मुझे तेरी शादी की चिंता दिन रात सताती है। किसी से भी शादी की बात करता हूँ तो उसे दहेज चाहिए होता है। मेरे पास ठीक से शादी की व्यवस्था तक के पैसे नहीं, फिर मैं दहेज कहाँ से दूंगा। बस यही सब सोचकर मेरी नींद, प्यास, भूख सब कुछ उड़ चुकी है। तो भैया आप चिंता मत करें, ऊपर वाला हमारी भी कोई न कोई मदद कर लेगा। आप इन बातों से अपने आप को परेशान मत करें। यही बातों की वजह से पिताजी भी हमारा साथ छोड़ गए थे। अब आप अच्छे से खाना खाएं और अपने आप को इन बातों में परेशान मत करें। सीता अपने भैया की चिंता को कम करने के लिए ऐसी बातें कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर इसे भी पता था कि समस्या गंभीर है। इसकी ज्यादातर सहेलियों की शादी हो चुकी है या फिर तय हो गई है। कुछ दिन में उनकी शादी होने वाली है। एक दिन जब खड़ी धूप में सुमित अपने खेतों में काम कर रहा था, तभी उसका दोस्त वहां पहुंच जाता है। हाँ भाई कमलेश, कैसे आना हुआ? तुम तो गायब हो, बड़े दिनों से नजर ही नहीं आ रहे। ये लो सुमित, मिठाई लो और सीता को भी दे देना। मैं तुम्हें यहाँ पर मिठाई देने आया हूँ। मेरा बेटा है ना रमेश, उसको शहर में अच्छी नौकरी का बुलावा आया हुआ है, मगर उसके लिए मुझे और उसे शहर में जाकर रहना होगा। शहर में रहने के लिए वो लोग घर का इंतजाम भी कर रहे हैं, मगर घर की जमानत का कुछ पैसा देना था। अच्छा, फिर तुमने क्या किया? अरे करता क्या, इतनी अच्छी नौकरी थी, महीने के 50,000 देने को तैयार थे, तो कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी ही थी। इसलिए अपने गांव का सेठ बिरजू है ना, उससे कुछ पैसे सूद पे उधारी में ले लिए हैं। इससे शहर में घर की जमानत भी दे दी और बेटा नौकरी करके साल में धीरे धीरे पैसा चुका देगा। बस इसकी नौकरी लगने की खुशी में तुम्हें मिठाई खिलाने आया हूँ। अरे वाह, कितना अच्छा विचार है, मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि मुझे अपनी बहन सीता की शादी करवानी है, लेकिन पैसों की कमी के कारण अब तक कहीं पर बात पक्की नहीं हुई है। बस समझ लो, अब तुम्हारी परेशानी
दूर हो गई है। तुम भी सेठ से पैसे ले लेना और उसको धीरे धीरे चुका लेना। सीता बिटिया की शादी कराने में अब देर मत करो। इतना कहते ही कमलेश वहाँ से चला जाता है और सुमित को ये विचार बहुत अच्छा लग रहा था। उसने तय कर लिया था कि वो शाम को ही सेठ बिरजू के पास जाएगा और पैसे लेने की बात करेगा। शाम तक सुमित खेत में काम करता रहा और काम खत्म होने के वो सेठ बिरजू के घर पहुंच जाता है। सेठ सुमित को देखकर उनसे कहने लगता है, अरे भाई आओ आओ सुमित भाई, कैसे आना हुआ? जी सेठ, मुझे कुछ पैसे अपनी बहन की शादी के लिए चाहिए थे, जो कि मैं तुम्हें अगले साल तक लौटा दूंगा। हाँ, क्यों नहीं, बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें? जी यूं ही कोई 1 लाख रुपए चाहिए। 1 लाख रुपए पर 1 साल का 20,000 रुपए सूद लगेगा। सेठ बिरजू की ये बात सुनकर सुमित चौंक जाता है और वो दबी हुई आवाज में कहता है, 20,000 का सूद? ये तो बहुत ज्यादा है सेठ, मैं तो गरीब किसान हूँ, इतना सारा सूद कैसे दे पाऊंगा? तो भाई सुमित, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मैं भी तो यहाँ 2-4 पैसे कमाने के लिए बैठा हूँ ना। अगर मैं कम सूद पर पैसे बांटने लग गया तो भला मेरा क्या फायदा होगा? तुम्हें लेना है तो लो, वरना यहाँ से चलते बनो, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो खुशी खुशी ये सूद देने को तैयार हो जाएंगे। अरे तुम्हारी जरूरत के समय मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, तुम मेरा एहसान मानने के बजाय मुझे ही सिखा रहे हो। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसी बात नहीं है। अच्छा ठीक है, आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं सूद चुकाने के लिए तैयार हूँ। सेठ बिरजू ये सुनकर खुश हो जाता है। उसे ये भी पता था कि इसने बहुत ज्यादा सूद पर सुमित को पैसे उधार दिए थे, लेकिन ये इसका रोज का काम था। गरीब और बेबस लोगों को बहुत ज्यादा सूद पर उधार देकर वो खूब पैसा कमाता था। पैसा लेकर सुमित वहां से अपने घर जाने के लिए चला जाता है। रास्ते में वो खुद से बातें करता आ रहा था। अब क्या करता मैं, पैसे तो चाहिए ही देना, ज्यादा सूद तो ज्यादा ही सही, कम से कम अब किसी के घर भी अपने बहन का रिश्ता लेकर तो जाऊंगा ना। पहले तो लोग ये सुनकर मुंह बना लेते थे कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे बस एक बार सीता का घर बस जाए तो मैं भी चैन से रह पाऊंगा। ये सोचते हुए सुमित घर पहुंच जाता है। वहां पर सीता उसका इंतजार कर रही थी। भैया, आज आपको आने में इतनी देर हो गई, मैं कब से आपकी राह देख रही थी। और ये आपके हाथ में क्या है? अरे ये कुछ भी नहीं है, ये तो बस खेतों में डालने के लिए थोड़े से बीज है। अच्छा जल्दी से खाना लगा दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे वाह भैया, आज तो आपकी भूख और प्यास वापस आ गई है। चलो अच्छी बात है, मैं अभी आपके लिए खाना लगा देती हूँ। सुमित ने सीता से उधार के पैसों की बात छुपा ली। वो नहीं चाहता था कि सीता किसी भी तरह की चिंता में आए, और अगर सीता को पता चल जाता कि इसके गरीब भाई ने इतने ज्यादा सूद पर पैसे उधार लिए हैं तो वो उसे बहुत चिंता में आती, और इतने में सीता खाना ले आती है। दोनों भाई बहन खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुमित तय करता है कि वो अपना पैसा पड़ोस में एक बैंक में जाकर जमा करवा देगा, क्योंकि गांव में चोरी चकारी बहुत चल रही थी। गांव से सटा एक जंगल था जहां पर सभी चोर रहते थे, इसलिए कोई दिन में भी उस जंगल के आसपास नहीं जाता था। जल्दी जल्दी जाता हूँ, मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा। आज आखिरकार अपनी बहन के लिए लड़का देखने भी तो जाना है। तभी मदन लाल देखता है कि रास्ते में बहुत भीड़ जमा हुई थी। वो एक आदमी से पूछता है, क्या हुआ भैया, इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? अरे भाई, कल रात बहुत तेज आंधी आई थी, जिसकी वजह से बहुत से पेड़ रास्ते में गिर गए हैं। अब गांव वाले मिलकर उन पेड़ों को हटा रहे हैं, इसलिए ये भीड़ जमा हुई है। ये सुनकर
सुमित चिंता में आ जाता है। वो सोचने लगता है, अब मैं क्या करूं? अगर मैं इतनी देर यहाँ रुका रहा तो रात हो जाएगी। ऐसा करता हूँ कि जंगल के दूसरे रास्ते से चला जाता हूँ। सुमित को एक रास्ता पता था जो उसे जल्दी पहुंचा देता, इसीलिए वो उसी रास्ते पर चल पड़ता है। लेकिन सुमित के किस्मत में कुछ और ही लिखा था। उसी रास्ते से जा रहा होता है, तभी अचानक उसके सामने कुछ डाकू आ जाते हैं। उन्हें देखकर सुमित की आंखें बाहर आ जाती हैं। वो बहुत डर जाता है। अरे वाह, आज तो कुआं कुछ चलकर प्यासे के पास आया है। हाँ, वरना कोई जंगल के रास्ते से आता जाता है क्या? लेकिन इसने आज आकर हम पर बड़ी मेहरबानी की है। अब इसे लूटकर कुछ दिन तक मजे करेंगे। कुछ नहीं तो बस इसके पास इतना पैसा तो होगा ना कि हफ्ते भर का गुजारा हो जाए। सुमित की ये सब सुनकर सिट्टी बिट्टी गुम थी। वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। इतने में एक चोर आगे बढ़ा और उससे उसका पैसे वाला थैला ले लिया। अरे नहीं भाई नहीं, तुम गलत थे। एक हफ्ते नहीं, पूरा 1 महीने तक की अब चोरी नहीं करनी पड़ेगी। इसमें लाखों जितने पैसे पड़े हुए हैं। सभी चोर ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन सुमित बहुत दुखी हो जाता है और वो चोरों से कहने लगता है, मैं बहुत गरीब और मजबूर हूँ। ये पैसे मैंने अपनी बहन के लिए उधार में लिए हैं। मुझे इन पैसों से अपनी बहन की शादी करनी है। ये पैसे मुझे लौटा दो। मुझ पर रहम करो, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अरे हम सब भी तो मजबूर हैं, हम क्या करें? चोरी तो हमारा धंधा है। अगर तुम्हें ये पैसे लौटा दिए तो धंधे से गद्दारी हो जाएगी। आहा। सुमित उन चोरों के सामने गिड़गिड़ाता है, मगर चोरों को सुमित पर जरा भी तरस नहीं आया। वो इसका पैसा लेकर वहां से चले जाते हैं। इतना तो शक्ति सुमित में नहीं था कि वो उन चोरों से लड़कर अपना पैसा वापस लेता। अब क्या करता? सुमित एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। अरे ये क्या हो गया मेरे साथ? वो चोर तो मेरा सब कुछ लूट कर ले गए। इन पैसों की तो मैंने कितनी बारी सूद पर उधार लिया था। अब तो हाथ में पैसे भी नहीं हैं, लेकिन इसका सूद तो चुकाना ही पड़ेगा। अब क्या करूं मैं? कहां जाऊं? किसे बताऊं? आए मैं बर्बाद हो गया। अब मेरी बहन की शादी कभी नहीं होगी। सुमित की हालत बहुत खराब थी और वो बहुत ही उदास था, लेकिन इस जंगल में उसका रोना सुनने वाला कोई भी नहीं था। कुछ देर बाद जब अंधेरा छाने लगा तो सुमित उठकर अपने घर आ गया। वहाँ उसकी बहन उसका इंतजार कर रही थी। वो इस बात से अनजान थी कि एक ही दिन में उसके भाई के साथ क्या क्या हुआ है। भैया, आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? क्या बात है? जैसे ही सीता ने सवाल किया, सुमित अपने अंदर के सैलाब को रोक नहीं पाया और वो फूट फूट कर रोने लगा। ऐसा रोता देखकर सीता भी डर गई। क्या हुआ भैया, आप क्यों रो रहे हैं? मुझे बताइए ना, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। सुमित ने रोते रोते सीता को सारा माजरा बता दिया और सीता का सारा सच जानकर होश उड़ जाते हैं। ऊपर वाले, तुम उन गरीबों के साथ कैसे खेल खेल रहे हो? एक पल में खुशियाँ देकर छीन ली। अभी हमको बिज्जू सेठ के भी पैसे चुकाने हैं। अब शादी की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। दोनों भाई बहन जैसे सदमे में चले जाते हैं। कुछ देर तक कमरे में एकदम खामोशी ही थी। दोनों में से एक भी एक शब्द तक नहीं बोलता, लेकिन अचानक से सीता को एक विचार आता है। भैया, मैंने सुना है कि सेठ बहुत दान पुण्य करते हैं। वो गौशाला और विद्यालय में भी दान करवाता है। आप एक बार जाकर उसे सब कुछ सच बता दीजिए, शायद वो हमारी कोई मदद कर सके। अरे बहन, तू कितनी बोली है। ये सब तो एक दिखावा है। जो आदमी लोगों से भर भर के इतना पैसा लेता हो सूद का, वो भला दान पुण्य करेगा? क्या मतलब है आपका भैया? सेठ जिस गौशाला में दान करने की बात करता है, वो उसके साले की है। वो वापस भी मंगवा लेता है। ये सब कुछ सुनकर सीता बहुत दुखी हो जाती है। मुझे पता नहीं क्यों
भैया जी, ऐसा लगता है कि आपको एक बार सेठ के पास जाना चाहिए और शायद आपका ये घटना सुनकर आपकी कोई मदद कर ले। सुमित को पता होता है कि सेठ के पास जाने से कोई भी फायदा नहीं होगा, मगर वो सीता की जिद और विश्वास के आगे मजबूर हो जाता है और वो सेठ के पास बेमन चला जाता है। अरे भाई सुमित, तुम यहाँ कैसे? तुम कल ही तो मुझसे पैसे लेकर गए हो, तुम आज यहाँ किस लिए आए हो? हाँ सेठ जी, पैसे तो लेकर गया था, मगर क्या बताऊँ क्या अनर्थ हुआ है मेरे साथ। अरे भाई क्या हुआ है, जरा साफ साफ बता दो। जी, कल जो आपसे पैसे उधार लिए थे वो मैं बैंक में जमा करवाने जा ही रहा था कि रास्ते में मुझे कुछ डाकुओं ने लूट लिया और मैं एक ही पल में बर्बाद हो गया। अरे अरे सुमित, ये तो बहुत ही बुरा हुआ तुम्हारे साथ। अब तुम अपने बहन की शादी कैसे करवाओगे? सुमित को सेठ बिरजू की बातें सुनकर तसल्ली हुई। उसे लगा कि सेठ इसकी बात समझ गया है, लेकिन फिर सेठ आगे बोला, एक काम करो, तुम कुछ पैसे और ले लो और अगले साल पहले वाले पैसों के साथ इन पैसों का भी सूद चुका देना। इससे तुम्हारी बहन की शादी हो जाएगी। ये सुनकर सुमित को बहुत जोर से झटका लगता है। सेठ ने कोई भी दया नहीं दिखाई थी। वो चोरी हुए पैसे भी सूद समेत वापस लेना चाहता था। पर मालिक, मैंने आपको बताया ना कि मेरे पास पैसे ही नहीं हैं। मैं इतना गरीब आदमी हूँ, मैं बार बार आपसे पैसे उधार पे लेकर कैसे चुकाऊंगा? अरे तो तू क्या चाहता है कि मैं तुझे अपने कीमती जायदाद से पैसा देता जाऊं और तू उसे लुटवाने के बाद अगले दिन आकर फिर से पैसा मांग कर ले जाए? अरे इसे क्या अपने बुआ का घर समझ रखा है तूने? चल भाग जा यहाँ से। मैं अभी अपने आदमियों को बेचकर तेरे खेत में कब्जा कराता हूँ। तेरा क्या भरोसा, जब तक तू मेरे पैसे नहीं लौटाएगा तब तक वो खेत मेरा होगा। ये सब सुनकर सुमित के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो रोते गिड़गिड़ाते हुए सेठ से मिन्नत करने लगता है। ऐसा मत करो सेठ जी, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। वो खेती मेरी कमाई का जरिया है, अगर आपने उसे ले लिया तो मैं कैसे गुजारा करूँगा? सुमित के लाख मिन्नतों के बाद भी सेठ नहीं पिघलता और वो अपने आदमियों से कहकर सुमित को घर से बाहर फेंकवा देता है। ऊपर वाले, ये कैसी परीक्षा ले रहा है तू? इससे अच्छा मैं अपनी जान देकर यहीं पर जीवन खत्म कर लो। सुमित अपना होश खो बैठता है। वो घबराहट में सीधा नदी में कूदने चला जाता है। नदी के पास खड़े होकर वो बस छलांग लगाने ही जा रहा था, तभी वहाँ पर सीता आ जाती है। भैया रुक जाइए, आप क्या कर रहे हैं? सुमित जब अपनी बहन सीता को देखता है तो वो होश में आ जाता है और वो जोर जोर से रोने लगता है। सब खत्म हो गया बहन, सब खत्म हो गया। सेठ ने खेत भी हड़प लिया। अब हमारे पास जीने का कोई भी सहारा नहीं बचा। अब हम बर्बाद हो जाएंगे। बस भैया, अब हम कोई और दुख नहीं झेलेंगे, अब बहुत हुआ। अब क्या करेंगे बहन? कैसे होगी तेरी शादी और कैसे मिलेगा खेत हमें वापस? और सेठ का कर्जा, उसका क्या? भूल जाइए शादी को भैया, अब मुझे नहीं करनी शादी और मैं आपके साथ रहकर आपकी सेवा करूंगी। ऐसे किसी भी घर में मुझे नहीं जाना जहाँ पर मुझसे ज्यादा दहेज की चाहत हो। और सेठ ने पैसे के बदले में खेत तो हड़प लिया है, इसीलिए आप अब उधारी की चिंता मत कीजिए। ये सब तू क्या कह रही है बहन? हाँ भैया, अब हम लोग किसी और के खेतों में जाकर काम करेंगे और मेहनत करके अपना गुजारा करेंगे। ये जीवन बहुत अनमोल है, हम इसे व्यर्थ नहीं कर सकते। अगर एक जगह से हार भी गए तो क्या हुआ, दोबारा कोशिश करेंगे। सुमित को अपनी बहन की बात सुनकर कुछ हिम्मत आती है। वो अपनी बहन के मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर जैसे उसकी बुद्धि में भी कुछ अकल आ जाता है और वो खुद को संभालता है और कहता है, तूने ठीक कहा बहन, अभी जीवन खत्म नहीं हुआ है।
अभी हम कैसे हार मान जाएं और हम लोग लड़ेंगे और सब कुछ ठीक होने तक लड़ेंगे। मुझसे भूल हो गई जो मैं मरने जा रहा था। सीता अपने भाई की बात सुनकर खुश हो जाती है और वो दोनों अपने घर आ जाते हैं और अगले ही दिन से दूसरों के खेतों पर मेहनत और मजदूरी का काम शुरू कर देते हैं। शुरू में सीता को काम करने में बहुत दिक्कत आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसे सब ठीक लगने लगता है। दोनों भाई और बहन रोज मेहनत करके अपना गुजारा करने लगते हैं। वहीं खेतों में एक बुजुर्ग आता है। वो सीता और उसके भाई के पास आकर कहता है, बेटा मेरा नाम जीत दास है और मैं करीब के ही गांव में रहता हूँ। मैं कई दिन से देख रहा हूँ कि तुम्हारे साथ तुम्हारी बहन भी काम करती है। वो कितनी अच्छी है, वो अपने भाई का ध्यान रखती है। मेरा एक बेटा है, मैं उनसे इनकी शादी करवाना चाहता हूँ। तुम इस बारे में क्या कहते हो? जी चाचा, बिल्कुल अच्छी सोच है आपकी, लेकिन इस बारे में मैं अपनी बहन से पूछता हूँ। बहन तुम क्या कहती हो? ठीक है भैया, आप मेरे भाई हो, आप जो फैसला करोगे मैं उसमें राजी हो जाऊंगी। ठीक है चाचा, आप अपने बेटे को लेकर कल हमारे घर आ जाइए। फिर क्या होना था, सीता और मोहन की शादी हो जाती है। वो हंसी खुशी से अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं और सीता का भाई सुमित वो भी शादी कर लेता है। कुछ समय बाद उन दोनों के बच्चे हो जाते हैं। अब वो अपनी जिंदगी खुशी से गुजारने लगते हैं।